हेलो व्यूवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी ननद के साथ विधवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी 16 साल की नंद अब कॉलेज जाने लगी थी। अक्सर अपने भाई के बारे में सवाल किया करती थी, मगर मैं उसे कोई जवाब न दे पाती, क्योंकि वह एक ऐसा राज था जिसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए उस पर से अभी पर्दा नहीं उठाना चाहती हूँ। मेरी ननद मुझे बहुत मानती थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसको अपनी औलाद की तरह पाला था। शाम को सोने से पहले मेरे पास टेबल पर मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें लाकर रख दिया करती थी। किसी नर्स की तरह मेरा ख्याल रखती थी। सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि तुम्हारी नंद तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है। आज शायद वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बन सकती है। और बात तो सही थी, मगर कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि मेरी नंद पहले की तरह नहीं रहती। ना उसके चेहरे पर वह हंसी रहती और ना ही ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करती। वह गुमसुम सी रहने लगी। उस आदत ने मुझे परेशान कर दिया। आज भी वो मेरे सामने बैठी थी, मेरे टेबल पर चीज़ें सेट कर रही थी कि अचानक कुछ सोच कर बोली, भाभी, आपकी शादी कब हुई थी? बरखा, तुम ऐसी बातें क्यों पूछती रहती हो? मैंने कहा, बताइए ना, भाई कहाँ होते हैं? बरखा, तुम्हारे भाई भगवान के प्यारे हो गए हैं, अब वह हमारे पास कभी नहीं आ सकते। ठीक यही होगा कि तुम भी उन्हें याद करना छोड़ दो। अगर तुम उनको याद करोगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा कि तुम उनको याद करना छोड़ दो। जब मैंने ये सारी बातें कही तो वह थोड़ा सा उलझ सी गई। नहीं भाभी, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी अस्थियों को देखना चाहती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। भगवान की आत्मा को शांति दे। आप मुझे ये तो बताएं कि उनकी अस्थियां को गंगा जल में आपने बहा दिया, अभी आपने रखा हुआ है? भाभी जी, मुझे दिखाइए तो। मैं थोड़ा सा घबरा सी गई। तुम्हें बात से खाल उतारने को किसने कहा है? जितनी बात बताई जाए उसी पर चुप हो जाया करो। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मेरी ननद मुझसे रोजाना एक ही सवाल करती कि उसका भाई कहाँ है, और मैं रोजाना उसे टाल देती, मगर अब उसकी बातों से लगता था जैसे उसे अब ये बात छुपाना मुश्किल हो गया है। उस रात में सोई तो प्यास की वजह से आँख खुल गई। बगल में पलंग था, उस पर देखा तो मेरी ननद वहाँ पर नहीं थी। बरखा कहाँ गई होगी? बरखा, मैंने उसे आवाज़ दी। बरखा आवाज़ नहीं आई। मुझे अपनी नंद पर शक वगैरह तो नहीं था, मगर आजकल उसका चुपचाप रहना और फिर मेरे कमरे में भी ना आना खतरे की घंटी जैसा महसूस हो रहा था। मगर मैंने उसे गंभीर से न लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी ननद को जो भी परेशानी है, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगी। वैसे भी मेरी नंद मजबूत और हिम्मत वाली लड़की थी, मगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। सुबह मैं उठी तो बरखा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरी नज़र ड्राइंग रूम में पड़ी, जिसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे बहुत परेशानी हुई कि बरखा ड्राइंग रूम में क्या कर रही है, जबकि रात को भी वह कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने बरखा के कमरे के पास गई और उससे बुलाया, आवाज़ दी, मगर उसने किसी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। तंग आकर मैंने पड़ोसी में एक लड़के को बुला लाई, जो किराने की दुकान चलाया करता था। हमारे घर के सामने ही दुकान थी उसकी। जब तक पंकज दरवाज़ा खोला, मेरी नंद ने दरवाज़ा अंदर से ही खोल दिया था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में लाल डोरे डोरे से पड़ रहे थे, जबकि चेहरे पर बिल्कुल सुकून फैला हुआ था। पंकज को मैंने ये बताना अच्छा नहीं समझा। मेरी नंद ने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद करके रखी हुई थी। मैंने उससे यही कहा था कि कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। मेरी नंद को सामने देखकर वह भी सारी बातें समझ गया, इसलिए खुद ही घर से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने बरखा की क्लास लेना शुरू कर दी। बरखा, क्या बदतमीजी है! मैं कब से तुम्हारा दरवाज़ा बजा रही थी, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है? तुम्हारी बूढ़ी भाभी की हालत क्या है? मुझे अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द ने मुझे सिर्फ बिस्तर का बना के रख दिया था, जिसकी वजह से मुझे उठना बैठना मुश्किल था। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार का हिसाब किताब देख रही थी। भाभी जान, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं चला कि आप हैं, दरवाज़ा बजा रही हैं। क्यों भाई, तुम ऐसा क्या काम कर रही थी कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई कि कोई दरवाज़ा पागलों की तरह पीट रहा है?
मैंने सारा गुस्सा बरखा पर निकाल दिया। भाभी जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, उसने झुकी झुकी नज़रों से कहा और वह मुझसे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी उन बातों से मुझे और भी शक होने लगा। मगर क्या बताऊँ, उन दिनों मेरी तबीयत की हालत क्या थी। हड्डियों तो पहले से ही दर्द किया करती थी। रात को पानी पीने उठी तो बाथरूम में फिसल कर गिर गई तो मेरे बदन पर ऐसी चोटें आई कि हिलना डुलना सब दुश्वार हो गया था। अब तो ऐसा लगता था कि बाकी की ज़िंदगी बुढ़ापे पर बिस्तर पर ही कटेगी। मेरी नंद मुझे तसल्ली देती, कहती कि भाभी जान आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, वह मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी, आप परेशान मत हुआ करें, मैं आपको भाभी बीमार नहीं रहने दूंगी। मैं उसकी बात पर हंस देती, मगर मैं ही जानती थी कि ये वक्त मेरे लिए कितना तकलीफ़ में था। फ़िलहाल अब मैं अपने कमरे में ही ज़्यादातर पड़ी रहती थी, किताबें पढ़ती और टीवी वगैरह देखती। मेरी नंद जब भी आती मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करती। मेरा दिल बहल जाता। मुझे कमरे में छोड़कर अक्सर बाहर चली जाती। मैं उसे आवाज़ देती तो वह 3 मिनट ज़रूर लगा देती, आवाज़ भी ना निकालती, जैसे किसी ने चुप रहने की सलाह दे दी हो। उसकी बातें मुझे उलझन में डाल देती। एक दिन की बात है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे बुलाया तो वह भागती हुई अंदर से कमरे में आ गई। मैंने कहा, बरखा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर तो दबा दो। वह चुप से मेरा सर दबाने लगी, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। अब मैं अक्सर नोट कर रही थी कि बरखा ज़्यादातर चुप रहती थी। मेरे आवाज़ देने पर भी वह बात नहीं करती। मेरी नंद को हो क्या गया है, दिल ही दिल में सोचती, मगर कोई सुराग हाथ ना लगता। मैं चारपाई पर लेटी मजबूरों की तरह आराम करती रहती, फिर उस नंद का ख्याल रखती जैसे मैंने बचपन में ध्यान नहीं रखा और मोहब्बत नहीं की। शायद ये उसका असर था कि उस तरह चुप रहने लगी, लेकिन वह मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मुझे बिस्तर से बिल्कुल भी हिलने ना देती। कहती, आपको तकलीफ़ हो जाएगी, आप बैठे आराम करें, मैं आपको हर चीज़ यहीं पर ला कर दूंगी। अब मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहा करती थी। मेरे शक की दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आने लगे। मैं सोचने लगी कि मेरी बरखा आखिर मुझे कमरे से निकलने क्यों नहीं देती। मेरी पुरानी सहेली थी। मैंने अपनी नंद के जाने के बाद सीमा को घर बुलाया और मैंने उससे अपने सारे हालात के बारे में बताने लगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी नंद पर नज़र रखूंगी। तुम चल फिर भी नहीं सकती हो, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें और कान बनकर मैं इस घर में रहूंगी। तुम बस अपनी नंद से कह दो कि मुझे इस घर से जाने का ना कहे और ना ही ऐसा सोचे कि मैं चली जाऊंगी। सीमा पर मुझे पूरा यकीन था। उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी नंद किसी ऐसे काम में पड़ गई हो जिससे निकलना उससे मुश्किल हो रहा हो, मगर निगरानी करूंगी तो यकीनन वह मुझसे बच नहीं पाएगी। अब मुझे सीमा का इंतज़ार रहने लगा। मैंने अपनी नंद से कहा, ये मेरी पुरानी सहेली है, उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और यहीं पर रहेगी हमारे साथ कुछ दिन, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। तुम उसका ख्याल रखना और उसे अपने साथ ही रखना। बरखा सीमा को देखकर परेशान हो गई, बोली, भाभी जान क्या अब ये यहीं रहेगी? उसकी परेशानी की वजह मुझे और सीमा को खूब समझ आ गई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, अब सीमा यहीं रहेगी और मैं तुम्हें कह देती हूँ कि हर काम उससे पूछ कर करना, नहीं तो मैं तुम्हें मेरी नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। भाभी जी ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, बरखा ने कहा और कमरे से चली गई। सीमा कहने लगी कि तुम्हारी नंद पर नज़र रखने के लिए तुम्हारे घर में ही रुक जाती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने सीमा से कहा कि तुम मेरी नंद के कमरे में ही रहो ताकि उसकी खैर खबर मुझे बताती रहो। सीमा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक मिनट की खबर से आगाह करती रहूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दिन में ही तुम्हारी नंद का राज पता चल जाएगा। अगले दिन सीमा बरखा के कमरे में ही थी। सीमा ने सारी रात जाग कर देखा कि बरखा क्या कर रही है, मगर बरखा ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे सीमा को किसी भी तरह का सबूत मिल पाता।
अगले दिन मैंने सीमा से पूछा तो कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी नंद हमारे प्लान को समझ गई है। अच्छा यही है कि मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वरना ये तो चौकन्नी हो जाएगी और कभी पकड़ी नहीं जाएगी। तुम उसे कहो कि सीमा कुछ दिन बाद दोबारा आएगी, ताकि वह चौकन्नी ना रहे और कोई ऐसी गलती करे जिससे हम लोग उसे पकड़ लें। सीमा की बात सही थी। मैंने अपनी नंद से कहा कि सीमा अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, बस तुम एक और दिन उसे बर्दाश्त कर लो। मेरे ख्याल से आज की रात सीमा को अपने कमरे में ठहराने को कहूँगी और फिर आधी रात को सीमा को कहूँगी कि वह जाकर बरखा के कमरे में झांके कि बरखा क्या कर रही है। सीमा गई और काफ़ी देर के बाद वापस आई। कहने लगी, मैं तुम्हारी नंद के कमरे में 4 चक्कर लगाई हूँ, तो फिर क्या नतीजा मिला? मैंने बेचैनी से पूछा। कहीं वो किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है? मैंने परेशानी होकर पूछा। अरे नहीं, मैं तो परेशान हूँ कि वह करती क्या है। कमरे की सारी लाइटें बुझी हुई हैं, मगर कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। लगता है कि कोई दूसरा भी आदमी है। मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाज़ा खटखटाऊंगी। अगर उसने खोल दिया तो उसका मतलब है कि वह अकेली है, अगर नहीं खोला तो फिर तुम समझ जाना। सीमा ने कहा, चलो सही है, तुम जाओ और उसको दरवाज़ा बजाओ और कहो कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे डर से वह चली आएगी। उसने बरखा को डराने की कोशिश किया। दरवाज़ा बजाया और कहा कि तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बरखा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागती हुई मेरी तरफ आई। सीमा तब तक उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। बरखा मेरे पास आई। मैंने उसको काफ़ी देर अपने पास बिठाए रखा। बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल तुम्हारी बातों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। मेरी बातें सुनकर बरखा अफसोस से रोने लगी। भाभी जान, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। आप बताएं मुझे क्या हुआ है आपको? आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, मुझसे पूछ रही थी, मगर मैं उसे बता नहीं पा रही थी कि मुझे उस पर थोड़ी देर बाद सीमा आ गई। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने बरखा को जाने को कह दिया। बरखा के जाने के बाद सीमा ने बताया कि बरखा के कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हम सब शक करें या फिर ये बात कहें कि वह किसी लड़के के साथ बातचीत करती है, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। सीमा की बात अपनी जगह सही थी, मगर बरखा में बदलता हुआ रवैया बिना वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन सीमा को चले जाना था। सीमा के जाने के बाद बरखा मेरे कमरे में आई। कहने लगी, भाभी जान, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप अकेले सोएं। यदि मुझे कोई पढ़ाई करना होगी तो मैं रात को उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब मुझे बरखा का मकसद समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने बरखा को अपने कमरे में बिठा लिया। अब रात भर मुझे कहानियाँ सुनाती और कभी तरह तरह की चीज़ें खिलाने की कोशिश करती। एक दिन मुझे चोट सी आ गई। बरखा कहने लगी, भाभी जान, आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, उससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। उस पर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी भी डाली जाती है, उसके बाद सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। नंद की बात सुनकर मैं खिल उठी। मैंने कहा, ज़रूर। अब बरखा मेरी और भी ख्याल रखने लगी। वह दूध का गिलास लेकर आई जिसमें हल्दी मिली हुई थी। मैंने एक एक घूंट करके दूध पी लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जोड़ों में सुकून उतर रहा हो। वह दूध का प्याला ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई। रात को मैं बहुत सुकून से सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे बदन से भाग गए हों। सुबह नींद से आंखें खुली तो खुद को एनर्जी पाया। मैं जान गई थी कि मेरी नंद वाकई मुझे एक असरदार दवाई दी है। अब मैं जान गई थी कि अब मैं उस दवाई को रोज़ ही लेने लगी। रोज़ाना मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं पीकर आराम से सो जाती। फिर वह मेरी टांगों की मसाज भी किया करती थी, जिससे मुझे और भी आराम मिल जाता था और दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाते। लेकिन फिर भी मुझे बरखा की तरफ से सुकून नहीं मिला था। यूँ लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं फिर चुप रही। मैं सही वक्त आने का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी सीमा ने कहा था कि अगले हफ्ते आएगी। एक दिन रात के वक्त की बात है,
बरखा मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आई। मेरे हाथ जोड़ों की वजह से थोड़ा कंपन सी रहती थी, इसलिए दूध मेरे हाथ से नीचे गिर गया। बरखा का रंग फीका हो गया। उसकी रंगत ऐसी उड़ी जैसे मैंने दूध का नहीं, सोने का पानी का गिलास गिरा दिया हो। बरखा की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। बरखा, ऐसा क्या हो गया, तुम्हें इस तरह बुखला गई हो? दूध ही तो गिरा है, और दूध ले आओ जाकर, हल्दी वाला दोबारा से। मेरी बात पर बरखा किचन में पलट गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रहे थे। मैंने देखा वह बहुत परेशान लग रही थी। वापसी में उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। उसने बड़ी आराम से गिरा हुआ दूध रुई वाले कपड़े से नीचे से रुई से उठा लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैंने अपने दिमाग में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब बरखा दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा, बरखा, मैं ये दूध नहीं पी सकती। इसमें तुमने चीनी के नाम का कुछ भी नहीं डाली। मैं अब इन चीज़ों से उगता गई हूँ, थोड़ा सा चीनी लेकर आओ। वह मेरे कहने पर किचन की तरफ चली गई, जबकि पीछे मैंने चुपके से दूध एक बोतल में डाल लिया। बोतल को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। नंद के आने पर बाकी का दूध चीनी डालकर मिलाकर पी गई। अगले दिन सीमा को आना था। मैं सीमा की बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। मैंने बरखा की सारी कहानी उसके सामने रख दी। कहने लगी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी नंद तुम्हें गहरी नींद सुलाने के बाद किसी से मिलने जाती है या कोई बातचीत करती है, जब ही तो तुमको बताती नहीं। सीमा की बात सही थी। नंद की सेवा से मुझे नींद तो बहुत अच्छी आती थी, मगर उसके बाद क्या होता मुझे कुछ मालूम नहीं होता। आखिरकार मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब होती। मैं खुद को बिल्कुल भी बीमार महसूस करती थी। मेरे बदन में दूध पीने के बाद थोड़ा सा आराम महसूस होता था और मैं एकदम गहरी नींद में चली जाती थी। लगता है तुम्हारी नंद तुम्हें भी कोई ऐसी दवाई पिलाती है ताकि तुम उस वक्त अच्छा महसूस करो। सीमा की बात भी सही थी। उसी दिन के लिए मैंने बोतल में दूध रखा था, सीमा के हवाले की और उससे किसी लैब में टेस्ट करवाने के लिए सीमा के हाथ से भिजवा दिया। आखिरकार मेरी नंद ये दूध में ऐसा क्या मिलाती है कि दूध गिरने की वजह से वह इस तरह परेशान हो गई। सीमा मेरा लिया हुआ नमूना लेकर लैब में गई। 1000 रुपये फीस देकर पता चला इसमें और कुछ भी नहीं था स्याही के अलावा। क्या मेरी नंद मुझे नीले रंग की स्याही पिलाती है? मैं उलझन में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बरखा को मुझे स्याही पिलाने के पीछे क्या मतलब था। तब मैंने बरखा से बात करने के फैसला किया। यूँ तो बताने वाली नहीं थी, मगर मैंने उसके सर पर अपनी कसम रखी तो उसने मुझे सारी हकीकत का पर्दा खोल दिया। कहने लगी, भाभी जान, आप तो धर्म से बहुत दूर हो गई हैं। आप जानती हैं कि आपने मेरे भाई के साथ जो भी किया मुझे सब मालूम है। मैं भाई से अब भी मिलती हूँ। वह मुझे हर बात बताते हैं। वह बताते हैं कि आपने उनको जिंदा मारने की कोशिश भी की थी, मगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। वह चाहते तो आपको नुकसान पहुँचा सकते थे, मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी सब्र किया। शायद उन्हें ये सब्र का नतीजा था कि भगवान ने उन्हें मुझसे मिलवा दिया था। मुझे जब पता हुआ, मैंने आपसे सवाल जवाब किए तो आपके पास कोई ठीक जवाब नहीं था। मुझे आपने भाई की बातों पर यकीन तो करना ही था, और वे सच ही कहते हैं कि आपने उनको धोखा दिया, मगर उन्होंने ही मुझे ये शिक्षा दी कि मैं आपसे इस बारे में कोई सवाल जवाब न करूं, ना ही आपसे इस बात पर नफरत करूं, क्योंकि भाई ने मुझे ये ज्ञान दी कि भगवान सबको देखता है। हम भगवान की जगह नहीं ले सकते हैं। बस भैया भाभी के अच्छे व्यवहार ने मुझे उन दोनों का भक्त बना लिया है। मैं उनसे मिलने लगी। अब मैंने आपकी बीमारी का भी बताया तो उन्होंने मुझे कागज़ पर कुछ लिख कर दिया। कहा कि ये घोल कर आपको पिला दूं, क्योंकि आप मंत्र वगैरह तो आप पढ़ने नहीं देंगी, जबकि मेरे मुसलमान होने का भी आपको बताना नहीं चाहती थी। बस इसी वजह से आपको ये मंत्र घोल कर पिलाती रहती थी, और ना मेरा मकसद अपनी भाभी की सेहत के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं चाहती थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप मेरे भाई से नफ़रत करें, आप पर जो ज़बरदस्ती थोड़ी है।
भाभी आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जिएं। बरखा ये सब बोलकर बिल्कुल चुप हो गई। मेरी तो जैसे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने बरखा की वजह से ही अपनी खोई हुई ज़िंदगी दोबारा हासिल की थी। मैंने वह चमत्कार देखा था जो शायद सच्चे दिल से मानने वाले के लिए काफ़ी था। वाकई हम किसी को भी धर्म ईमान को नहीं बदल सकते। हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए आप ऐसी हरकत कभी ना करें जैसे मैंने किया। मैंने बहुत गलत किया अपने पति के साथ। उनका धर्म बदलना चाही थी और उनके चक्कर में मैं खुद को ही इतना बीमार कर बैठी थी। अब मैंने अपने आप को और अपने पति से माफ़ी मांगा था कि मुझे माफ़ कर दे। ये थी मेरी इमोशनल हार्ट टचिंग कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।